हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को शुरू करने के पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आपको समझना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा ही आसान होता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के चीज़ें अगर छोटी छोटी लिखी होती हैं तो आपके घरों में अगर आपके दादा दादी जी लोग हैं उनके पास एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, तो उसको ऐसे रख करके वो पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ों को मैग्नीफाई वे में उनको दिखाई देता है। बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। तो जब किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे होते हैं तो दो टाइप का वेरिएशन होता है। कौन कौन से वेरिएशन होते हैं? पहला वेरिएशन ये होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इन्फिनाइट पे रहेगा तो भी आपको दिखाई देगा। इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर नहीं, इन्फिनाइट मतलब जितनी आपकी हाइट है उसकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा दूरी पे आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं। तो जब इसको आप पास लेते आओगे तो ये 25 सेंटीमीटर पे आपको अच्छे से दिखाई देगा, एंड 25 सेंटीमीटर के पास लेकर आओगे तो ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल कब बनेगा? तो जब वो इन्फिनाइट पे होगा तो आंखों पे जो एंगल बनेगा वो इतना नहीं होगा। जैसे ही पास में आएगा तो अब जो आंखों के ऊपर एंगल बनेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। अल्फ़ा इज़ द मैक्सिमम विजुअल एंगल बाई द नेकेड आई। मतलब अगर आप ऐसे आंखों से अगर आप जस्ट आप देख रहे हो, लेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, तो एंगल वहाँ पे अल्फ़ा आता है। पहला केस समझ में आ गया। तो आप जैसे डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर इसको अलग से एक ऑब्जेक्ट है और डी मीन्स 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख के आपने देखा हो तो एक एंगल आपको डी मिल गया। और जो मेजरमेंट होती है ना, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होती है, हाइट पॉजिटिव होती है, इसलिए अल्फा की वैल्यू h डिवाइड बाई -d याद रखना। दूसरा, विजुअल एंगल मेड विद द इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब दूसरा एंगल कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसके सामने लेंस के थ्रू आप देख रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ को लेंस के थ्रू देखेंगे तो जो उसका इमेज है ना वो दिखाई देगा आपको, राइट। जब उसका इमेज दिखाई देगा तो एडजस्टमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को आप रखोगे तो जो इमेज बनता है वो सेम साइड बनता है, सीधा बनता है और उसे बड़ा बन रहा होता है। अगर ये जो इमेज यहाँ पे बना, ये आंखों के साथ जब देखोगे तो एक सर्टेन एंगल बना रहा होगा, इस एंगल को हम बीटा कहते हैं। याद रखना, आईटी मेंस से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी साइड इमेज बन रहा है तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो दोनों के लिए सेम बनता है कि डिफरेंट बनता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सेम एंगल बन रहा होता है। तो अगर मान लीजिए जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की हाइट कम थी, अब देखिए जो इमेज की हाइट है वो बढ़ गई है, राइट। अगर इमेज की हाइट बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एंगल भी बढ़ गया होगा कि नहीं। तो आपके पास दो टाइप का एंगल मिल गया। एक हो गया बीटा एंगल। बीटा एंगल को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? देखिए, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है इसको हम बोलते हैं यू, जो इसकी हाइट है इसको हम बोलेंगे एच। यू को अगेन नेगेटिव लेना है, हाइट को पॉजिटिव लेना है, तो अब बीटा की वैल्यू हो जाएगी एच डिवाइड बाई यू। तो दो चीज़ें आपको पता चल गया, एक हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा का यूज़ करके हम एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे होते हैं कि जो लेंस है वो चीज़ों को कितना बड़ा कर सकता है, कितना ज़्यादा उसका मैग्नीफाइंग पावर है। जैसे कि डायग्राम में आप देखें, जितनी बड़ी इसकी हाइट आएगी उतना ज़्यादा बीटा बन रहा होगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा होगा। जितना बड़ा आपको इमेज दिखाई देगा मैग्नीफाइंग पावर उसका ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर? दिस विल बी इक्वल टू द बीटा डिवाइड बाई अल्फा। अल्फा इज योर इनपुट, बीटा इज योर आउटपुट। इंस्ट्रूमेंट हमने ये लगाया तो वहाँ पे बीटा आ गया। तो जब अगर हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा बेसिकली था एच डिवाइड बाई द यू, एंड अल्फा की वैल्यू थी माइनस एच डिवाइड बाई द डी। इसको सॉल्व करते हो तो d डिवाइड बाई यू के बराबर एक वैल्यू आपको पता चलती है। अब यहाँ पे दो टाइप का एडजस्टमेंट है, एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा है नियर एडजस्टमेंट। तो देखते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं तो बड़ा रिलैक्स होकर देख रहे हैं, आंखों के ऊपर स्ट्रेन नहीं आ रहा है। और आंखों के ऊपर स्ट्रेन तब नहीं आता है जब इमेज इन्फिनाइट पे बन रहा हो, राइट। दूसरा एडजस्टमेंट होता है नियर एडजस्टमेंट, मतलब आपने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया, इमेज जो बन रही है वो कैपिटल डी पे बन रही है, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है। और जब 25 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही होती है ना तो एक्चुअली जो इमेज होता है ना इन्फिनाइट के कंपेयर में बड़ा दिखता है। तो अगर आंखों पे आपको स्ट्रेन देना है, जितना पास देखते हैं ना आंखों पे उतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, राइट। लेकिन थोड़ा बड़ा भी तो दिखाई देता है। अगर कोई चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर से ठीक ठाक दिख रही है तो उसको आप इन्फिनाइट पे बना करके देख लो तो आपको बड़ी भी दिखाई देगी, स्ट्रेन भी नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बड़ा करके देखना है तो आपको स्ट्रेन आपको लेना पड़ेगा, तो उसको आप इन्फिनाइट पे नहीं डी पे बनाना है। अगर कोई इमेज इन्फिनाइट पे बन रहा है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, अगर कोई इमेज डी पे बन रहा है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। दोनों के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एग्जैक्टली मैं यहीं पे रख दिया, ठीक है। तो अब जब ऑब्जेक्टिव फोकस पे आ गया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा, इन्फिनाइट पे बन रहा होगा,
राइट। तो उसके लिए आपको एक आइडिया पता चल गया कि भाई जो इसका u है ना वो f के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देखिए u है वहीं पे मैंने f रख दिया, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर जस्ट d बाई एफ के इक्वल हो गया। लेकिन अगर मान लो f और c के बीच में कहीं पे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो इमेज बनती है यहाँ पे। तो हमने इसका एडजस्टमेंट चेंज करना शुरू किया, एक ऐसा एडजस्टमेंट आपको मिल गया कि जो इमेज है वो एग्जैक्टली d पे बनना शुरू हो गया। तो अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो देखिए आपके पास एक फंडामेंटल फार्मूला होता है। फंडामेंटल फार्मूला ये कहता है कि 1/f विल बी इक्वल टू द 1/v एंड -1 डिवाइड बाई u। जब आप इसमें डेटा पुट करेंगे तो फोकस तो पॉजिटिव ही होता है, तो हमेशा फोकस को हम प्लस में कंसीडर करेंगे। जो इमेज है वो बन रही है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो -d के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको -d रखा हुआ है। -1 डिवाइड बाई, देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है, तो आप ऐसे मेजरमेंट करोगे तो u भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस आपने u रख दिया। जब ये पूरा डेटा आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/u विल बी इक्वल टू द 1/f एंड प्लस 1 डिवाइड बाई d। जब आप 1/u की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो d मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई द f प्लस 1 डिवाइड बाई डी आपको पता चलेगा। एंड जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि अगर आप किसी सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो दो टाइप का एडजस्टमेंट हुआ, नॉर्मल एंड नियर, इस तरीके से इनका डेटा आ गया। तो d/f फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड 1 + d/f फॉर द नियर एडजस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा दिख रहा है, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इनके बीच में कहीं एडजस्ट करोगे तो इमेज बड़ा दिखेगा, पास में दिखेगा और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी दिखेगी, बट आपका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा और आंखों पे स्ट्रेन भी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा, इमेज दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, बट पहले के कंपेयर में इतना बड़ा नहीं बनेगा। इमेज जब ये दूर बन रहा है तो आंखों के ऊपर एडजस्ट, मतलब कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के एडजस्टमेंट को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जेई में एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा है, असर्शन रीजन टाइप 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। करेक्ट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज यहाँ पे बन रही है, तो आप देखिए इनके लिए जो भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट। कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, उसकी मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, द मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट क्लोजर टू द आइज देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आंखों के बड़ा क्लोज आप रखोगे तो जो एंगल बनेगा वो लार्जर एंगल बनेगा। समझ में आ रही बात? जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे जो एंगल आएगा वो थोड़ा कम आता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा के आप यहाँ पे लेकर के आए तो अब जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा, राइट। अब जो पास वाला होता है ना वो ज़्यादा एंगल बना रहा होता है। जैसे मान लो इमेज की साइज़ यहाँ पे भी इतनी है और मान लेते हैं यहाँ पे भी इतनी है। अब देखना किसका एंगल ज़्यादा आएगा, तो ये देखिए इसका एंगल ऐसे कम आ रहा है, इसका एंगल ज़्यादा आ रहा है। मतलब जितना क्लोज इमेज आएगा, जैसे ये I1 है, ये I2 है, ये तब बना जब आप इन्फिनिटी पे रख रहे थे, ये तब बना जब आपकी वैल्यू फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में कहीं लाई कर रही थी, राइट। तो आप दोनों केस में देखिए जैसे जैसे इमेज पास बनने लग जाएगा, आंखों के साथ जो एंगल बीटा बनेगा उनकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। और मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। बीटा बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। एंड आपको भी पता है कि इन्फिनिटी के लिए मैग्नीफाइंग पावर डी डिवाइड बाई एफ के इक्वल होता है, और सेकेंड केस के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है 1 + d/f होता है। तो ऑब्वियसली जब ये पास में आएगा तो इनका एंगल बढ़ेगा। और इस डायग्राम से ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो एंगल इमेज बना रहा है वही एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है, राइट। दोनों चीज़ें क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, राइट। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का सेकेंड जो फेज़ है उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंडिंग मतलब होता है कि एक चीज़ को बड़ा करना, फिर जो बड़ा दिख रहा है उसको और बड़ा करना, फिर जो तीसरा दिख रहा है उसको और बड़ा करना, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार कंपाउंडिंग हुई है। एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया तो उसका एक इमेज बन गया, फिर इस इमेज का भी एक और इमेज बनाया गया जो कि उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। काम कैसे करता है? काम इस तरीके से करता है, देखिए 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एपरेचर कम होता है या ज़्यादा होता है। इसका एपरेचर एक्चुअली में हम यहाँ पे कम रख रहे होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप का हम यूज़ ही वहाँ पे करते हैं जहाँ छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। अब छोटी चीज़ें देखनी है उसके लिए बड़ा सा एपरेचर रखने का कोई सेंस बनता नहीं है, इसलिए इसका एपरेचर कम होना चाहिए। छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखेंगे कि इसका इमेज इस साइड बने
तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे इसका फोकस है उससे दूर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी इमेज यहाँ पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच मैंने रख दिया तो इमेज इस साइड नहीं बनेगी, सेम साइड बड़ा बन जाएगा, तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट इस तरीके से करना होता है, ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। यहाँ पे रखा तो एक रे ऐसे आई, यहाँ पे कट किया, दूसरा ओ सी से पास किया, यहाँ पे कट गया, एक इमेज बन गया, राइट। अब ये इमेज इस तरीके से बनना चाहिए कि ये जब इसके थ्रू इमेज बनाए तो सेम साइड बने। अब सेम साइड बनाने के लिए जो आई लेंस है इसका मान लीजिए फोकस यहाँ पे, इसको हमने एफ ई बोला, तो एफ ई एंड इसके सी के बीच में इसका इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई इमेज बनता है तो सेम साइड सेम तरीके से इमेज बन रही होती है, तो इसके कंपेयर में और भी बड़ा बन गया। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट को एफ ओ से दूर रखना है और इस तरीके से दूर रखना है कि इसका जो इमेज बने वो एफ ई एंड इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाए, राइट। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप का मैग्नीफिकेशन होता है। तो देखिए जब इसमें मैग्नीफिकेशन की बात होती है, मैग्नीफिकेशन भी डबल होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, दूसरा होता है आई लेंस की वजह से। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल मैग्नीफिकेशन मिलता है, राइट। और टोटल मैग्नीफिकेशन को हम मैग्नीफाइंग पावर भी कह रहे होते हैं। नाउ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एमओ और एमई के इक्वल होता है। अब हमको एमओ और एमई निकालना है। देखिए जो एमओ है ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन है। बड़ा सिंपल फंडा है कि मैग्नीफिकेशन लेंस का होता है वी डिवाइड बाई यू, इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। तो जितनी दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप बेसिकली यू ओ बोल रहे हो। जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है उसको आप वी ओ बोल रहे होते हो। तो देखिए इसका मैग्नीफिकेशन हमने उसी तरीके से लिख दिया। लेकिन जब आई लेंस का हम यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे एक इमेज बन रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका जो इमेज बन रहा है ये एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी दो केस होता है, एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा होता है नियर एडजस्टमेंट। नॉर्मल एंड नियर दोनों के लिए जो फंडामेंटल फार्मूला है ना वो सेम टू सेम है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम उधर u की वैल्यू रख रहे होते हैं। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है FO से दूर, इस तरीके से मैनेज किया गया कि ये एज इट इज़ FE के ऊपर आके बन गया। तो अब जो इसका इमेज बनेगा वो एक्चुअली कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी भी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी। और यहाँ पे जो FE है ना वो एग्जैक्टली UE के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज़ UE? UE मतलब होता है जो इमेज बना वो एक्चुअली आई लेंस से कितनी दूरी पे है उसको हम UE कहते हैं। अगर वो FE के ऊपर फॉर्म हो गया तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी भी बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जहाँ पे UE है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, FE रख दिया। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि जो इमेज यहाँ बन रही है वो FE और ऑप्टिकल सेंटर C के बीच में बन रहा है, राइट। तो उस केस में जो इमेज बनता है वो यहाँ बनता है। तो उसके लिए आपको डेटा को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली आपको मैंने समझाया था। वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई जो d डिवाइड बाई एफ ई है उसकी जगह 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई यूज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पूरी डेरिवेशन आपको मैंने समझाई थी। d डिवाइड बाई एफ ई जब इन्फिनाइट पे बनेगा एंड 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ यूज़ करेंगे जब वो एक स्ट्रेन वाले कंडीशन को फॉलो करेगा। नियर एडजस्टमेंट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्लियर है। अब तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। ये फार्मूला टेक्निकली मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, राइट, क्योंकि जो लेंथ होती है, अगर मान लो हम ट्यूब की लेंथ की बात करें, ट्यूब कितनी बड़ी है, मान लीजिए इमेज यहाँ पे बना तो इसको मैं VO कह रहा होता हूँ और ये जो डिस्टेंस होती है UE होती है। इन दोनों का समेशन ही लेंथ के बराबर होता है, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर जो UE है ना वो FE के बराबर है, तो यही फार्मूला आप कन्वर्ट होकर के VO प्लस FE के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब नियर एडजस्टमेंट की बात होती है तो जो UE है उसको आपको चाहिए ही चाहिए, वो FE के बराबर नहीं होता। तो जो VO और UE है इनका जो समेशन होता है वो इसके लेंथ के बराबर होता है। पर NCERT में एक डेरिवेशन है जिसने बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है L डिवाइड बाई FO D डिवाइड बाई FE। D डिवाइड बाई FE इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस D डिवाइड बाई FE इसलिए यूज़ किया क्योंकि नियर एडजस्टमेंट है। जो चीज़ें चेंज हो रही है ना वो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर चीज़ें चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, जहाँ पे V0 बाई U0 था वहीं पे L डिवाइड बाई FO आ गया। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए इस डायग्राम पे हम स्विच करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि एक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना उसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे बना दिया, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया और इस पॉइंट को हमने पिक किया और इमेज यहाँ पे बन रही है। टेक्निकली इमेज यहाँ बन रही है, दोनों एंगल यहाँ पे सेम टू सेम है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में बात किया जाए, इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा H डिवाइड बाई,
और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है, क्योंकि लाइन पैरेलल आ रही है, फोकस पे कट कर रहा है, तो h डिवाइड बाई हमने FO बोला, दिस विल बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूँ तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम h डैश कह रहे हैं, राइट। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, राइट, इसी डिस्टेंस को यहाँ पे L बोला गया है, इसी डिस्टेंस को L बोला गया, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको L बोला गया, दिस विल बी इक्वल टू L डिवाइड बाई h डैश। तो जो एक्चुअल मैग्नीफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, एक मिनट यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये जो पूरा पूरा एंगल है तो यहाँ पे h डैश ऊपर आएगा एंड L नीचे आएगा। तो अगर इसको वापस से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो h डैश डिवाइड बाई h, दिस विल बी इक्वल टू द L डिवाइड बाई FO। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो व्हाट इज़ L। L एक्चुअली ट्यूब का पूरा लेंथ है ही नहीं, L यहाँ पे इस फोकस और जो इमेज बन रही है उनके बीच का लेंथ है। एक्चुअली होता क्या है कि इसका साइज़ बड़ा छोटा है तो ये फोकस बड़ा पास में होता है और इसका फोकस यहाँ पे होता है। इमेज जो होती है ये इनके फोकस, मतलब जो आई पीस का फोकस है और जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में कहीं बन रहा होता है, यहाँ कहीं भी बन जाएगा। जनरली इधर की ओर वो अप्रोच करता है। तो जब बोला गया कि भाई ये इधर की ओर है और इसका अप्रोच इधर की ओर है, तो जो ये डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है इसके लेंथ के इक्वल। तो हमने इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जहाँ पे VO डिवाइड बाई UO है उसको मैंने बोला h डैश बाई h, ये भी है ना मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे L डिवाइड बाई FO का फार्मूला यूज़ कर लिया। तो ये आपको रेयर यूज़ करना होता है, सारे क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर देना है। और इस पे IIT ने क्वेश्चन पूछा तो हम उस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट इज़ व्यूड फ्रॉम अ नियर पॉइंट से देखा गया 25 सेंटीमीटर पे, राइट, यूजिंग द माइक्रोस्कोप लेंस, द मैग्नीफिकेशन इज 6। कोई भी कंपाउंडिंग नहीं हुई, जस्ट एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस था इसी का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के बाद नहीं इसके बीच में यहाँ पे रख दिया, तो थोड़ी सी बड़ी सी इमेज बन गई और जो इमेज बनी वो 25 सेंटीमीटर पे बनी, राइट। इमेज दिखाई दिया बट वो अनरिजॉल्व है। अनरिजॉल्व मतलब क्या होता है, ब्लर दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी डिटेलिंग क्लियर नहीं है। इमेज तो बन रही है बट वो दिख कैसा रहा है उसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। तो रिजोल्यूशन ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमने कंपाउंडिंग यूज़ किया। तो हमने सबसे पहले फार्मूला यूज़ कर लिया। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया और 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी है, जैसा कि इसने बोला है कि एन ऑब्जेक्ट व्यू फ्रॉम नियर डिस्टेंस 25, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस के थ्रू आप देख रहे हो तो 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, इसका मतलब वो किस टाइप का एडजस्टमेंट है, वो नियर एडजस्टमेंट है। उसके लिए फंडामेंटल फार्मूला होता है MO विल बी इक्वल टू द 1 + D डिवाइड बाई FE। जब इधर हम डेटा पुट करेंगे, MO कितना दिया हुआ है 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस इसको लिखते हैं 25 एंड डिवाइड बाई FO। तो यहाँ से जो FO की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है वो आ जाती है भाई 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि नाउ द रिजॉल्व्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट द इन्फिनिट डिस्टेंस, ठीक है, विद द टोटल मैग्नीफिकेशन डबल एट द प्रीवियस। पहले का डबल मैग्नीफिकेशन हो गया और हमने आईपीस लगा दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ अगर मैंने आईपीस लगा दिया तो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिट पे बन गया। इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसका जो इमेज बना वो इसके फोकस पॉइंट पे बना, मतलब UE मस्ट बी इक्वल टू द FE, राइट। इसलिए जो फाइनल इमेज बनी वो इन्फिनिट पे बनी एंड ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन आया वो 12 आया, क्योंकि पहले का 6 था तो उसका डबल कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब उसके लिए हमने एक डेटा पुट किया, राइट। तो इसको मैं हटा के जस्ट आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई जो FO आया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया। तो इधर हम डेटा पुट करते हैं तो टोटल मैग्नीफिकेशन बढ़ के अभी 12 हो गई। इसका लेंथ दिया हुआ है 0.6, राइट। 0.6 जो मैंने समझाया वही एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लेना है, 0.6 एंड इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये टेक्निकली हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और FO हमने 5 निकाला और D की वैल्यू होती है 25 एंड डिवाइड बाई FE को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, राइट। तो जब यहाँ से अगर ओवरऑल सॉल्व किया जाए तो FE की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू द, ये 60 कैंसिल आउट हुए, फाइनल इज 25 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी फार्मूले, इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है, इस टाइप के फार्मूले का यूज़ है। जब क्वेश्चन में लेंथ दिया होता है तो आप इसी तरीके से अप्रोच करते हो। डजंट मीन सारे क्वेश्चन लेंथ दिया तो आपने इसी का फार्मूला यूज़ कर लिया। क्वेश्चन तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इधर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो VO पता है ना तो UO पता है, आप इनके साथ नहीं जा सकते, तो आपकी मजबूरी है इसी वाले फार्मूले को यूज़ करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द कंपाउंड टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है FO की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर
and the eyepiece of the focal length 5 centimeter means FE is also equal to the 5 centimeter, right? The total separation is 10. अब देखिए अभी टोटल सेपरेशन बोला है, मतलब इनके बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है इस तरीके से, राइट? वो वाला एल यूज़ नहीं, अब ये वाला एल है, मीन्स लेंस के साथ में कौन कौन से डिस्टेंस है। उसमें तो बोला था कि फोकस और इमेज के बीच के जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है, बट यहाँ पे लेंस और लेंस के बीच वाला डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एल वाला फार्मूला यूज़ मत कर देना, फंडामेंटल फार्मूला यूज़ करना, राइट? तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो n/40 है। कब है? जब स्ट्रेन हो, जब आंखों में क्या हो, स्ट्रेन हो, नहीं देखिए सॉरी, एट विच द स्ट्रेन ऑन आइज इज मिनिमम, तो आइज पे स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब वो इन्फिनाइट पे इमेज बनना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एडजस्ट करो कि इसका इमेज जो भी बने वो कहाँ पे बने, उसके फोकस पे बने। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो UE है ना वो फोकस के इक्वल है, राइट? तो अगर हमने बोला कि भाई इमेज यहाँ पे बन रही है, हमारी जो भी इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, राइट? और FE कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो इमेज बनी है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, तो VO की वैल्यू भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, क्योंकि हमने 10 में से 5 को माइनस कर दिया। अब ये सारा डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए FO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, दिस विल बी इक्वल टू VO कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई UO। 1/UO की वैल्यू आप निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 एंड -1 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4/5। तो यहाँ से UO की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -5/4। तो अगर नीचे 40 करना है तो ऊपर हो जाएगा -50 डिवाइड बाई 40। माइनस जस्ट बता रहा है कि जो भी इमेज बनेगा वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जानी है, 50 सेंटीमीटर के आसपास आ जानी है। तो अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आया तो उधर आप 50 को टिक कर दोगे, राइट? तो आप याद रखना L को किस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है रियली, एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया है, राइट? कोविड टाइम में पूछा गया था, बट इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, इससे क्वेश्चन बड़ी ही आसान वे में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिसेंट वर्चुअल इमेज इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर, राइट? मतलब जो इमेज बन रही है ना वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन दिया गया, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया वो है नियर वाला, है ना, नियर एडजस्टमेंट दिया गया। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज द 1 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके पास FO की जो फोकस है 1 सेंटीमीटर है, राइट? द मैग्निफिकेशन इज 100, टोटल मैग्निफिकेशन 100 है। ट्यूब लेंथ इज द 20, ट्यूब लेंथ मतलब ऑब्वियसली इनकी बात कर रहा है कि जो पूरी की पूरी इनके बीच की लेंथ है वो कितनी है, 20 है, सॉरी ये पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर है, राइट? फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, जो आईपीस है ना इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल मैग्निफिकेशन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं भाई, दोनों का मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। बट यहाँ पे आप ध्यान रखना दोनों का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के फॉर्म में रखना होता है। तो अगर मैं इसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूँगा तो इसका मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द V0/U0। बट आप याद रखो कि U0 आपको पता नहीं है, तो हमको फोकस के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मैग्निफिकेशन का वो वाला फार्मूला पुट करना है जिसमें आपको इमेज एंड फोकस के बारे में आइडिया हो, क्योंकि इमेज ही हेल्प करेगा कि टोटल लेंथ में माइनस करके हम इसकी डिस्टेंस निकाल दें। इस तरीके से मैंने सोचा, तो हमने इसका फंडामेंटल फार्मूला होता है F माइनस V डिवाइड बाई द F, राइट? जब हम डेटा पुट करेंगे तो फोकस आ जाएगी 1, V0 नहीं पता तो V0 को हम V0 ही रखेंगे। बट याद रखना मैग्निफिकेशन की आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पूरी जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है एंड जो इसका फोकस है जस्ट 1 सेंटीमीटर है, इमेज थोड़ा दूर बनता है तो ऑब्वियसली V0 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो मैंने करेक्ट फार्मूला यूज़ किया V0 माइनस 1/1। अब नाउ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ME मतलब आईपीएस का जो मैग्निफिकेशन है, फंडामेंटल फार्मूला इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। इसके लिए फंडामेंटल फार्मूला होता है कि भाई VE डिवाइड बाय द UE, राइट? मतलब जो इसका इमेज बन रहा है, मतलब इसके थ्रू जो इमेज बन रहा है, क्वेश्चन बोला है कि भाई हमने जो क्वेश्चन यूज़ करना है वर्चुअल इमेज जो यहाँ पे बनानी है उसके लिए स्ट्रेन होना चाहिए, है ना, 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर बनेगा तो जो इसका V होता है वहाँ पे मैंने 25 यूज़ किया। UE के लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि भाई अगर आप यहाँ से V0 निकाल देते हो, पूरी लेंथ तो 20 है, इसको माइनस करोगे तो आपको UE के बारे में पता चलेगा, राइट? UE विल बी इक्वल टू 20 माइनस V0 हो जाएगा। याद रखना, मान लो यहाँ पे आईपीएस का फोकस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में ही बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे UE को FE नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है, वो एक तरीके का
स्ट्रेन एडजस्टमेंट है, राइट। तो हमने ये डेटा भी यहाँ से निकाल दिया और इन दोनों को यहाँ पे पुट करके हमने वी नॉट की वैल्यू निकाल दी। वी नॉट कितना आ गया 16.2, एग्जैक्ट वैल्यू वी नॉट की आ गई, ये हो गया 16.2 और पूरा कितना है 20, तो हमने टेक्निकली इसकी वैल्यू निकाल दिया, ये आ जाएगा 3.8। 3.8 विल बी इक्वल टू द यूई। अब देखिए यूई के बारे में आपको पता है, इसका जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, राइट। इसका फोकस तो आप निकाल ही सकते हो, जनरल फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, जस्ट पुट द वैल्यू। इसकी फोकस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये तो कैलकुलेट करना है, वी माइनस 25 क्योंकि सेम साइड ही बन रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन गई वो सेम साइड बन रहा है, यहाँ पे माइनस 25 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3.8, तो 3.8 को भी हमने माइनस में रखा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 4.8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ है, ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम में इतना बच्चे सोच नहीं पाते, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करके जाना। अगर इसके ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, we need a magnification of the 375 from the compound microscope of length 150 and objective focal length इसका कितना दिया है 5 मिलीमीटर। the eyepiece should be, है ना, eyepiece focal length of the eyepiece कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि किस टाइप का एडजस्टमेंट है, नॉर्मल वाला है या फिर नियर वाला है, राइट। नॉर्मल नियर इसने बताया नहीं, तो हमने दोनों फार्मूला यूज़ करना है। दोनों फार्मूला से देखेंगे कि अप्रॉक्स कितना आंसर आता है। तो मैंने स्ट्रेन वाला हमने यूज़ किया है। अगर हमने स्ट्रेन वाला यूज़ किया तो अगर डेटा रखते हैं कि टोटल मैग्नीफिकेशन है 375 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जो पूरी इसकी लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज़ द 150 एंड डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बाई 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस स्ट्रेन है तो डी पे बनेगा इमेज, डी की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइड बाई एफ ही आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 375 डिवाइड बाई 30 -1 विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई एफ ई। नाउ अब देखिए ये सारे मिलीमीटर में, सारे जो डेटा है मिलीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ पे हमको 0 लगाना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 75 में से 30 गया तो 345। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 345 डिवाइड बाई 30, राइट। जब इसको हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे होंगे तो नाउ एफ ई विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई द 345, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 22 मिलीमीटर, राइट। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में 1 को हटा देते तो आपका आंसर लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास आता। तो दोनों फार्मूला यूज़ करोगे तो पहला ही ऑप्शन टिक करोगे क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा क्लोज आंसर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर क्लोज आंसर, राइट। क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो आप किसी एक फार्मूले के साथ आप जा सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप दूसरा वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया। तो इसमें है कि इमेज जो बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज बनता है। तो आपको डायग्राम तो अच्छे से पता होगा कि भाई जो भी इमेज यहाँ बन रहा है वो एक्चुअली वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि इधर की साइड बना तो चलिए ये तो रियल इमेज बन गया, बट ये जो रियल इमेज है इसकी वजह से जो इमेज बन रहा है वो सेम साइड बन रहा है, तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज है, इसका साइज़ भी बड़ा है, इन्वर्टेड भी है और वर्चुअल भी है। तो इसके बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि द इमेज शुड बी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, है ना, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए जो टेलीस्कोप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है एक तरीके का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उनका साइज़ छोटा होता है रिफ्लेक्टिंग के कंपेयर में, इसमें कम मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप देखोगे हाथों से भी पकड़ के उसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग होता है बहुत हैवी होता है, उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन यहाँ पे भी दो टाइप का लेंस होता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है इसको हम आईपीस लेंस कह रहे होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका साइज़, जो ऑब्जेक्टिव लेंस माइक्रोस्कोप है किसमें किसका साइज़ बड़ा है। तो मैं आपको समझा दूं, इसका जो एपरेचर होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि छोटा एपरेचर होगा, सन की लाइट उतनी आती नहीं है, राइट। तो एपरेचर बड़ा होगा तो सन की लाइट ज़्यादा आएगी, तभी तो आप इमेज बना करके देख पाओगे। इसलिए आप देखना हमेशा टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका फोकस बहुत बड़ा होता है। इवन उसका फोकस तो यहीं पर बन जा रहा था, आप देखो एफओ यहाँ तक आ गया, इसका फोकस इतना दूर तक आ गया, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ से इन्फिनाइट पे लाइट आएंगी कि डाइवर्स होकर इस पॉइंट पे बनेगा, तो आपको याद रखना है कि ये जो एफई है और जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में ही इसका इमेज बनना चाहिए, ताकि वो इसको अगेन मैग्नीफाई करके सेम साइड यहाँ पे बना दे। गलती से इमेज अगर यहाँ पे बन गया तो अब ये इमेज इधर की ओर बनने लग जाएगा, राइट, तो दिक्कत आएगी। तो आपको याद रखना है कि जो
फर्स्ट इमेज बन रहा है वो आईपीस की फोकस उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनना चाहिए, तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो चलिए इसमें भी बात करते हैं। दो टाइप की कंडीशन होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नियर एडजस्टमेंट एंड ट्यूब लेंथ। तो इसका फंडामेंटल फार्मूला होता है बीटा बाई अल्फा। जिस तरीके से मैग्नीफिकेशन आप माइक्रोस्कोप का निकाल रहे हैं उस तरीके से मैग्नीफिकेशन हम नहीं निकालते हैं टेलीस्कोप में। इसमें याद रखना होता है कि जो लाइटें यहाँ पे आ रही है ना, स्टार्टिंग में जो एंगल बना रही है उसको हम अल्फा कहते हैं, और जो इमेज है वो जो एंगल बना रहा है उसको बीटा बोलते हैं। तो मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा दिस इज अल्फा, फाइनल इमेज लेंस के थ्रू जितना बनाएगा उसको बीटा। उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम डेटा देखते हैं। देखिए अगर मैं ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होगा। इस अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू द राइट, अल्फ़ा विल बी इक्वल, हाइट इसकी हो जाएगी नेगेटिव माइनस एच डैश, और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोल रहे हैं एफ ई, सॉरी एफ ओ। एफ ओ इसलिए बोलेंगे क्योंकि भाई लाइटें तो इन्फिनिट पे आ रही है ना, जहाँ पे ये मीट करेंगी वो फोकस ही तो होगा, और कौन सा फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा, इसलिए अल्फा आ गया। बीटा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एच डैश एंड डिवाइड बाई, अब देखिए बीटा के लिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और आई पीस के साथ जो इमेज है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम यू ई बोलेंगे क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा यू ई। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एच डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेक्निकली यहाँ पे माइनस भी आता है, तो ओवरऑल आंसर आपका माइनस में आ रहा है। तो याद रखना, अगर यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर तभी होगी जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली जो इसका एफ ओ एफ ई एक ही पे कॉन्साइड हो जाए, मतलब एफ ई पे ही इमेज बन जाए राइट, तो उस केस में जो यू ई है ना, यू ई वही एफ ई के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नियर एडजस्टमेंट है तो आपका फार्मूला 1 प्लस एफ ई बाई डी के इक्वल होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, और याद रहे कि भाई ये भले ही माइनस है तो समझ जाना इमेज थोड़ी उल्टी बनेगी, बट मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि भाई जो टेलीस्कोप है उसकी लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको आप एफ ओ कह रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यू ई राइट। तो जहाँ पे वी ओ लिखा है ना, तो टेक्निकली आप इसको लिख सकते हो भाई ये तो एफ ओ है एन प्लस यू ई। यू ई डिपेंड करेगा राइट, कभी यू ई को यू ई लेना पड़ेगा, कभी यू ई को एफ ई लेना पड़ेगा। यू ई को एफ ई तब लेना पड़ेगा जब आपका एडजस्टमेंट कैसा होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, तो इस तरीके का हम डेटा कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए इनके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स इन्फिनिटी की बात कर रहा है, द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज द 30। तो मैंने बोला अगर हमारे पास जो इनकी लेंथ है वो बेसिकली वी ओ और यू ई के बराबर होता है, तो जो वी ओ है ना वो एफ ओ है, और जो यू ई है वो एफ ई के बराबर तब होता है जब एडजस्टमेंट कैसा हो, नॉर्मल, तभी यू ई को हम एफ ई कह सकते हैं। तो आपके पास पहले ही फार्मूला हो गया एल विल बी इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। फिर कह रहे हैं इनका मैग्नीफिकेशन कितना है, 2 है, तो मतलब आपके पास दो डेटा आ गया कि मतलब एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई विल बी इक्वल टू 2, और एफ ओ प्लस एफ ई विल बी इक्वल टू, तो पूरी लेंथ इसकी कितनी है 30। इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ ओ की वैल्यू आ जानी है 10 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू आ जानी है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पूछा है या आई पीस पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर देता हूँ, 2 एफ ई 3 एफ ई इज़ 10 राइट। तो यहाँ पे एफ ई की वैल्यू आएगी 10 एंड एफ ओ इज़ द 20 सेंटीमीटर। तो 20 इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्वर लुक एट ट्री की जो हाइट है वो 10 मीटर है एंड द टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज़ 20। देखिए जो टेलीस्कोप है ना वो साइज़ को बड़ा नहीं करता, जो दूर है ना उसको और पास ले आ देता है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे हम कोई दूर की चीज़ को देखते हैं, मून को आपको देखना है तो मून को बड़ा थोड़ी ही करना है, मून दूर है उसको पास ले आना है। टेलीस्कोप साइज़ को बढ़ाता नहीं, उसको पास ले आता है। माइक्रोस्कोप उसको पास नहीं ले आता है, उसको बड़ा करता है राइट। तो अगर हमने बोला कि कोई भी चीज़ का मैग्नीफाइंग पावर 20 है तो इसका मतलब ये क्या है, टॉलर हो गया कि नियर पास आ गया। कितना पास आ गया, जितना मैग्नीफाइंग पावर उतना पास आ गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 16 में पूछा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में बेसिक डिफरेंस यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई जब 10 सेंटीमीटर हाइट को हम ऐसे देख रहे थे, मैग्नीफाइंग पावर हमने यूज़ किया 20 का, तो पास आ गया। कितना पास आ गया, 20 टाइम्स हमारे पास आ गया। तो हम और डिटेलिंग में उसको देख सकते हैं कि भाई क्या क्या फीचर्स है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया कि टेलीस्कोप हैज़ अ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150, ठीक है, एंड द आई पीस का फोकल लेंथ यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इफ़ द 50 मीटर टॉल टावर एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर, देखिए अगर मान लीजिए कोई एक टावर है
ऐसा। इसका जो हाइट है वो 50 मीटर है और एक्चुअली वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर हो गया। और जब इसको मैं यहाँ पे ऐसे मैच कर रहा हूँगा तो जो इनिशियल एंगल है ना, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, राइट। अल्फ़ा मीन्स कि बिना किसी लेंस फेंस के अगर आप देख रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। नाउ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 1000, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20। और आंसर किस में आएगा भाई? रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा। मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? यस, मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअली यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला मतलब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाया। तो मैग्नीफाइंग पावर तो जस्ट बीटा बाई अल्फ़ा होता है ना। FO डिवाइड बाई एफ हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, राइट। तो अगर FO डिवाइड बाई एफ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग यहाँ पे बोल रखा है, तो बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा विल बी इक्वल टू FO। क्वेश्चन में तो कितना दिया है भाई? द ऑब्जेक्टिव का 150 दिया हुआ है और IP का 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल गया 30। तो यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हैं, तो बीटा विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दिया? 120। तो आपका आंसर आएगा 1.5 रेडियन। तो जो 1.5 रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको याद रखना है कि भाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई 3.14। देखिए 1.5 3.1 को लगभग 2 के बारे में काटेगा, 2 को 180 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर लगभग 90 के आसपास में आना चाहिए। तो DC ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, फार्मूला भी यूज़ किया एंड आपका फंडामेंटल भी आप चेक कर लिया इस क्वेश्चन में। चलिए, एक डिफरेंट टाइप का टेलीस्कोप है। जैसे मैंने बोला था कि टेलीस्कोप 2 टाइप का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसको हम कैसग्रेन टेलीस्कोप कह रहे होते हैं। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछता है तो जस्ट आप मैग्नीफाइंग पावर याद रखना है FO बाई FE, और न्यूमेरिकल भी पूछा नहीं है, थ्योरी ही क्वेश्चन पूछता है। इसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो साइज़ होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, राइट। और एक बाहर यहाँ पे एक मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। एक सेकेंडरी मिरर यहाँ पे लगा होता है। बाहर वाला का नेचर होता है कॉनकेव के जैसा, अंदर वाले का नेचर होता है कॉन्वेक्स के जैसा। जब पैरेलल लाइट इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये एक पॉइंट पे इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, अगेन ये इसको बाहर की ओर डाइवर्ट कर देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जो इमेज है ना वो टेलीस्कोप के अंदर नहीं, टेलीस्कोप के बाहर बन रहा होता है और आप इसको लेंस लगा करके ईजिली आप देख सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, राइट। और इसका एक मैकेनिकल सपोर्ट अच्छे से मिल जाता है क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, तो आप इसको मैकेनिकली है ना ठीक तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, राइट। एंड इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं। तब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द सेकेंडरी मिरर इज यूज टू, क्यों यूज़ किया जाता है? नंबर 1, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट की प्रॉब्लम आती ही नहीं है रिफ्रैक्टिंग में, क्योंकि साइज़ छोटा होता है ना, तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए तो हमने इसको बनाया नहीं, राइट। ये बड़ा है इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट लगा रहे हैं। डजंट मीन कि मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, कि उसके साइज़ छोटे होते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। दूसरा, रिमूविंग द एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक मतलब ये होता है कि कोई लेंस है उसमें जब वाइट लाइट जाती हैं तो सारी लाइट का जो फोकस है वो एक फोकस नहीं होता, डिफरेंट फोकस होता है। लेंस तो यूज ही नहीं हुआ, तो ये मामला ही यहाँ पे हट गया। दूसरा, रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मीन्स जो लेंस का टॉप पॉइंट होता है ना वहाँ से लाइट जाती है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये दोनों पॉइंट लेंस के लिए यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे तो मिरर यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों पैरामीटर भी हट गए। लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन, जैसा मैंने आपको समझाया कि जो सेकेंडरी मिरर है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि जो पूरा का पूरा लाइट है उसको बाहर की ओर बना दे, ताकि आईपीस को लगा करके इजीली को हम देख सकते हैं। इट मूव द आईपीस आउटसाइड। आईपीस इसका बाहर की ओर है, बड़े आसानी से आपको दिखाई देता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 23 में पूछा गया, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसको आप पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2013 में पूछा गया कि अ वेरी लार्ज साइज टेलीस्कोप आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इंस्टीड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। करेक्ट है ना, रिफ्लेक्टिंग का साइज ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज़ ईजियर टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द लार्ज मिरर देन द लेंस। लेंस में छोटे होते हैं, वैसे रिक्वायरमेंट होता नहीं, बट अगर इसमें अगर आपको मैकेनिकल सपोर्ट देना है तो बड़े आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि इसका साइज़ ही बहुत बड़ा होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का एक मैंने नाम दिया जिसका नाम था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वैसे ही गैलीलिंग टेलीस्कोप है जिसमें 2 टाइप का लेंस यूज होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आईपीस। बट डिफरेंस ये है कि इसका जो आईपीस है वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। 2 फार्मूले होते हैं, एक नॉर्मल के लिए, दूसरा नियर के लिए। नॉर्मल के लिए फार्मूला वही FO डिवाइड बाई UE, एंड UE FE के बराबर हो जाता है अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है, और UE 1 माइनस
एफ ई डिवाइड बाई डी, यहाँ माइनस की इसलिए आ गया ना, याद रखना कि कॉनिकेव का फोकस नेगेटिव होता है, तो इन जनरल तो प्लस होता है बट यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इसके अंदर है ना पीएचडी नहीं करनी है। इनके ऊपर जस्ट फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोला है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया किस टाइप का टेलीस्कोप है, इज ए 30 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कितना दिया है 30, मतलब जो एफ ओ है दिस विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड जो एफ ई है वो हो गया 3.0 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो भी टेलीस्कोप है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बनाया गया, मतलब नॉर्मल के लिए नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक नियर एडजस्टमेंट के लिए। तो आपका जो फंडामेंटल फार्मूला है वो पहला वाला नहीं दूसरा वाला अप्लाई हो रहा होगा। जब इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे कह रहा है एज इट इज़ जस्ट वैल्यू को आप पुट करिए एंड फाइनल आंसर 8.8 आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक ये खत्म होता है। तो आप ध्यान में रखना ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। एंड माइक्रोस्कोप में दो कैटेगरी है, एक सिंपल दूसरा कंपाउंड, उनके क्वेश्चंस आपने देख लिए। टेलीस्कोप में फर्दर दो डिवीजन है, एक रिफ्रैक्टिंग दूसरा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में अभी तक सिर्फ थ्योरी पूछा गया है, रिफ्रैक्टिंग में दो कैटेगरी है, एस्ट्रोनॉमिकल एंड लास्ट में ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया। ये 2014 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसका इतना डिटेल में आप मत जाना। एस्ट्रोनॉमिकल के मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज़ माई टाइम।